Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मैं श्रेष्ठ एक बार फिर से आप सभी का इस लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करता हूं। इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर तथा उससे जुड़े हुए अन्य विषयों तथा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम लोग किन किन टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका ज्ञान हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझने के लिए आवश्यक है, उन टॉपिक्स के ऊपर इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक इस लेक्चर सीरीज़ में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अर्थ, उसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप, ग्रुप बिहेवियर जैसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिस्कशन किया। हम लोगों ने इस लेक्चर सीरीज़ में यह जाना कि ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, टॉपिक किस प्रकार हमें व्यक्तियों के ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में अर्थात एम्प्लॉइज़ के ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में व्यवहार को समझने, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने तथा ओवरऑल इफ़ेक्टिवनेस, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी, उसकी इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने में किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने अभी तक चर्चा की। आगे के लेक्चर्स में भी हम लोग इसी प्रकार ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से संबंधित विभिन्न विषयों के ऊपर चर्चा जारी रखेंगे और इसी सीक्वेंस में, इसी डिस्कशन में आज हम लोग इस लेक्चर में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तथा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में और इससे आगे वाले एक लेक्चर में हम लोग कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग आज के लेक्चर में सर्वप्रथम यह चर्चा करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है तथा कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट का ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में क्या स्थान है तथा हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझने के लिए क्यों ऑर्गेनाइजेशंस में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में ज्ञान अर्जित करना आवश्यक है। तो अब हम लोग इस लेक्चर को शुरू कर रहे हैं। इस लेक्चर का जो टाइटल है वह है फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, अर्थात संगठनात्मक संघर्ष या द्वंद्व के मूल सिद्धांत। तो हम लोग इस लेक्चर को शुरू करने से पहले सामान्य शब्दों में कॉन्फ्लिक्ट के अर्थात संघर्ष या द्वंद्व के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग देखेंगे कि किसी भी समाज में, किसी भी ग्रुप में यदि दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी एक कार्य को कर रहे हैं या उनके कुछ कॉमन इंटरेस्ट हैं, तो सर्वप्रथम तो वो लोग मिलते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपना एक ग्रुप या एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं। जिस ग्रुप या सोसाइटी का जो एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है वह होता है उस ग्रुप के गोल्स को या उस सोसाइटी के गोल्स को अकम्प्लिश करना, तथा दूसरा मुख्य गोल होता है कि हम लोग इस प्रकार के बिहेवियर्स में इन्वॉल्व हों या इस प्रकार का बिहेवियर करें कि वह ग्रुप या सोसाइटी प्रॉपरली फंक्शन कर सके।
और लंबे समय तक एग्जिस्ट कर सके। किसी भी तरह का इस प्रकार का व्यवहार हम लोग या हम ग्रुप मेंबर्स में से ना करें कि किसी भी तरीके से उस ग्रुप के डेवलपमेंट, उसके एग्जिस्टेंस पर कोई खतरा हो, या जो डिफरेंट ग्रुप मेंबर्स उस ग्रुप के पार्ट हैं उन्हें किसी प्रकार का दुख पहुँचे या हानि हो, या उनको किसी प्रकार का कुछ गलत परसेप्शन हो। लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी ग्रुप जब भी डेवलप होता है, जब भी कुछ फंक्शनिंग होती है, तो कुछ समय बाद या शुरू से ही ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में डिफरेंट इश्यूज़ को लेकर कुछ हद तक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। हम लोगों ने ग्रुप डेवलपमेंट की स्टेजेस में भी ये देखा कि किस प्रकार ग्रुप डेवलपमेंट की स्टेजेस में भी ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी इनहेरिटेड है। अर्थात जब हम ग्रुप फॉर्म करते हैं तब भी हमें कॉन्फ्लिक्ट्स के माध्यम से गुज़रना पड़ता है, उन कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करना पड़ता है, और उसी के द्वारा हम लोग अपने ग्रुप को फॉर्म कर पाते हैं। तो यहाँ हम यह समझ पा रहे हैं कि कोई भी ग्रुप जब भी किसी फंक्शनिंग में या कुछ लोग साथ मिलकर कार्य करते हैं तो यह बड़ा ही स्वाभाविक सी चीज़ है कि उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट, किसी प्रकार का संघर्ष या कुछ द्वंद्व हो। अब हम लोग यह नहीं उम्मीद कर सकते हैं या यह एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन या उस ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, उन ग्रुप्स के मेंबर्स के बीच में या उन ग्रुप्स के बीच में कभी भी किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और हमें उन कॉन्फ्लिक्ट्स के डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट अप्रोचेस से उन कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। और जैसे जैसे हम लोग उन ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स का, उन इश्यूज़ का, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते रहेंगे, करते रहेंगे, तो इसी प्रकार यह प्रोसेस चलता रहेगा और हमारा ग्रुप प्रॉपरली फंक्शन करता रहेगा। तो अब हम लोग आगे यह डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं कि ग्रुप में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट या ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट का अर्थ क्या है तथा उसकी नेचर कैसी है। तो अब हम यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इनविटेबल है, अर्थात अपरिहार्य। हम चाहें या ना चाहें, जब भी कोई ग्रुप होगा, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी या किसी सामाजिक संस्था में हम काम करेंगे या हम किसी समाज में भी रहेंगे, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट किसी न किसी परिस्थिति में, किसी न किसी स्वरूप में हमारे सामने आएगा और हमें बहुत ही सावधानीपूर्वक, बहुत ही ज्ञानपूर्वक उन कॉन्फ्लिक्ट्स के जो सॉल्यूशंस हैं उनको फाइंड आउट करना होगा और डिफरेंट मेथड्स से, जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के मेथड्स हैं उनके माध्यम से उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना होगा। तो हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को जड़ से तो समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग कॉन्फ्लिक्ट के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं उन्हें कम करने का प्रयास करते हैं। जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके जो आउटकम है, जो नेगेटिव आउटकम हो सकते हैं, उनको मिनिमाइज़ करने का प्रयास करते हैं। अब दूसरा है डिफरेंसेस। जैसा हम लोगों ने जब ग्रुप डेवलपमेंट के बारे में चर्चा की थी तो हम लोगों ने कहा था कि ग्रुप डेवलपमेंट में दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उसमें एक है सोशल इंटरेक्शन या ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में होने वाला इंटरेक्शन, तथा डिफरेंसेस। जब हम लोग इंटरेक्ट करते हैं तो हम लोग धीरे धीरे एक दूसरे के डिफरेंसेस को समझते हैं। जब हम एक दूसरे के डिफरेंसेस को समझते हैं तो उसके बाद हम लोग एक दूसरे के डिफरेंसेस को रेस्पेक्ट करते हुए अपने ग्रुप के कुछ नॉर्म्स इस्टेब्लिश करते हैं।
जहाँ पर हमारा यह प्रयास रहता है कि हम किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति के जो हमारे ग्रुप का मेंबर है उसके जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसकी डिग्निटी को चोट ना पहुँचाएं। क्योंकि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो बहुत ही नेचुरल हैं। नेचुरली बाय बर्थ ही साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, इमोशनली हम लोग एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। कोई भी दो व्यक्ति सभी आयामों पर एक दूसरे के एक समान नहीं होता है। तो इस परिस्थिति में चूँकि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एलिमिनेट नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। किसके लिए? अपने ग्रुप की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। उसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में चूँकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमेशा रहेंगे, तो उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से हम लोग कॉन्फ्लिक्ट ना रेज़ करके, संघर्ष ना करके, एक दूसरे के साथ द्वंद्व में ना पड़कर हम लोग क्या कर सकते हैं, इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रेस्पेक्ट करते हुए अपने ग्रुप को फॉर्म और उसकी बेटर फंक्शनिंग के लिए प्रयास कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह है डिसएग्रीमेंट। तो जब हम लोग कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं तो डिफरेंसेस के साथ साथ हम लोग एक और बात कहते हैं, वो है डिसएग्रीमेंट। तो यदि आप किसी से कहेंगे कि आपका उसके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो हो सकता है वो कहे नहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बस कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं। जो वो कहता है मैं उससे पूरी तरह से एग्री नहीं करता हूँ, या ये पॉसिबिलिटी है कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो सामने वाला व्यक्ति उससे एग्री ना करे। लेकिन क्या हम जब भी किसी से डिसएग्री होते हैं तो क्या हम कॉन्फ्लिक्ट रेज करते हैं या कॉन्फ्लिक्ट की संभावना को इनिशिएट करते हैं? हाँ, यह पॉसिबल हो सकता है कि यदि हम इन डिसएग्रीमेंट्स को इनिशियल स्टेज पर ही भली पूर्वक इन्हें डील ना करें, इन डिफरेंसेस को, इन डिसएग्रीमेंट्स के बारे में डिस्कशन ना करें और इन डिसएग्रीमेंट्स को लेकर अपने मन में किसी तरह की कोई कुंठा या किसी के लिए कोई द्वेष अगर ना बनाएं, तो हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। लेकिन यदि हम इसके विपरीत व्यवहार करते हैं तो उस परिस्थिति में यह संभावना बनी रहती है कि आगे चलकर इन्हीं कारणों से ग्रुप में किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो और हमें उस कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन बहुत स्पेसिफिकली ढूंढना पड़े। पर यहाँ पर अगर हम डिसएग्रीमेंट्स को बहुत आसानी से लेते हैं, बहुत ही नेचुरली लेते हैं, तो हमें लगेगा कि डिसएग्रीमेंट कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। हम सभी के एक दूसरे के साथ किसी न किसी आयाम, किसी न किसी टॉपिक को लेकर डिसएग्रीमेंट्स हैं। यहाँ तक कि हम अपने परिवार के सदस्यों में भी देखेंगे कि सभी सदस्यों के किसी एक चीज़ को लेकर कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी उस पर एग्जैक्टली एग्री करें। कुछ के कुछ डिसएग्रीमेंट होते हैं, लेकिन उन चीज़ों को हम लोग कंसीडर करते हुए अपनी फैमिली की प्रॉपर फंक्शनिंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं और उन डिसएग्रीमेंट्स को इग्नोर करते हुए जो हमारी फैमिली के ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब जो नेक्स्ट इशू है वो है इनकम्पैटिबिलिटी, अर्थात कॉन्फ्लिक्ट किस कंडीशन में और उत्पन्न हो सकता है, इनकम्पैटिबिलिटी। तो आप देखेंगे कि जब दो लोग या दो व्यक्ति या दो व्यवहार एक दूसरे के कंपैटिबल ना हो, अर्थात एक व्यवहार दूसरे के साथ सुचारू रूप से ना चल रहा हो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा सुचारू रूप से कार्य ना कर पा रहा हो, तो आप कई बार कहते हैं कि हम इस ग्रुप में कार्य नहीं करना चाहते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि क्यों, तो आप कहते हैं कि इसमें जो बाकी ग्रुप मेंबर्स हैं उनके साथ मेरे कुछ कंपैटिबिलिटी के इशू हैं, मतलब मैं उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, उनके साथ मुझे बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़े। लेकिन क्या
हर किसी के साथ जिसके साथ आप इनकम्पैटिबल हैं या कंपैटिबिलिटी के इश्यूज़ हैं, तो क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है? कुछ परिस्थिति में आप देखते हैं कि यदि ये कंपैटिबिलिटी के इश्यूज़ बार बार आते हैं, बार बार उससे आपकी फंक्शनिंग में इन्फ्लुएंस होता है, वो आपके कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, तो उस परिस्थिति में ये इश्यूज़ एक कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकते हैं। उसके बाद जो एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नेचर है कॉन्फ्लिक्ट की, वह है परसेप्शन टू थ्रेट, अर्थात परसेप्शन ऑफ थ्रेट। अर्थात जब हमें किसी भी थ्रेट का परसेप्शन होता है, हमें लगता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है इससे हमें खतरा हो सकता है, या ये आएगा तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं उन्हें ऑक्यूपाई कर लेगा, या हमारे जो रिसोर्सेज हमें दिए गए हैं उन्हें हमसे छीन लेगा। तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि हमारे अंदर उस व्यक्ति के लिए अपने ही आप एक अलग फीलिंग डेवलप होती है, और वो फीलिंग आगे चलकर हमारे और उस व्यक्ति के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करती है, जहाँ पर इस कॉन्फ्लिक्ट का जो बेसिक नेचर है, या आप कहें जो बेसिक बेस है, वह है थ्रेट का परसेप्शन। क्योंकि हमें लग रहा है कि ये हमारे लिए थ्रेट बन सकता है, तो हमारे उसी के साथ अभी कॉन्फ्लिक्ट है। आप सामाजिक संघर्षों में भी इस चीज़ को आसानी से देख सकते हैं। जब हमारे समाज में दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स होते हैं, तो आप देखते हैं कि यदि एक ग्रुप को ये परसेप्शन हो या उसे ये परसीव कराया जाए कि जो दूसरे वाला ग्रुप है, माना ग्रुप बी जो है, वो आपके लिए थ्रेट है, कल को ये आपको ऑक्यूपाई कर लेगा, आपके रिसोर्सेज को छीन लेगा, आपको हार्म करेगा, आपके लिए डिफ़िकल्टीज़ पैदा करेगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ग्रुप ए है और जो ग्रुप बी है, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाता है, और ये दोनों के दोनों ग्रुप उस परसेप्शन ऑफ थ्रेट के कारण बिना मतलब एक दूसरे के साथ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं। जबकि यह भी पॉसिबिलिटी है कि जो थ्रेट है ये सिर्फ परसीव्ड लेवल पर हो, ऐसा रियलिटी में ना हो, लेकिन चूँकि मुझे लग रहा है, ऐसा मेरा परसेप्शन है, तो जो मेरा बिहेवियर है वो मुझे कॉन्फ्लिक्ट की ओर लेता चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है रिसोर्स एलोकेशन। यदि हम समाज की चर्चा करें या ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा करें या किसी भी कॉन्टेक्स्ट में चर्चा करें, तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। स्पेसिफिकली यदि मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो आप कहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसमें एक मेजर पोर्शन किस चीज़ को लेकर हो रहा होगा कि जो रिसोर्सेज हैं उसका अलोकेशन किस तरीके से हुआ है, किसको क्या चीज़ दी गई है, किसको कितना मिला है। यदि आप इसे फैमिली में या सोसाइटी में भी देखेंगे, तो देखेंगे कि बहुत सी बार जो फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनका एक जो मेजर रीज़न है वो है कि जो हमारी फैमिली के पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, उसे हम किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एलोकेट कितना करते हैं। तो आप देखेंगे चूँकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और एलोकेशन के लिए हमारे पास 4 लोग हैं, तो वो जो 4 लोग हैं वो चारों ये पॉसिबिलिटी कोशिश करेंगे कि हमें मैक्सिमम पोर्शन मिले रिसोर्सेज का। तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि वो चारों उन रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करने के लिए एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज रहेंगे, और हमें फैमिली में एक कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना होगा। इसी प्रकार ऑर्गेनाइजेशंस में, चूँकि ऑर्गेनाइजेशंस में भी जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन जो वहाँ कार्य करने वाले लोग हैं, जो वहाँ डिपार्टमेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। आप हर डिपार्टमेंट को, हर व्यक्ति को वो जितना चाह रहा है, जितना वो मांग रहा है, उतना आप नहीं दे सकते। वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन एक डिपार्टमेंट को या एक ग्रुप को उतना ही दे सकती है जितने उसके पास रिसोर्सेज हैं और जितने रिसोर्सेज को वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में सभी डिपार्टमेंट्स, सभी व्यक्ति क्या चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम रिसोर्सेज मिलें।
तो रिसोर्सेज के अलोकेशन के कारण ऑर्गेनाइजेशंस में, सोसाइटी में, फैमिली में यह पॉसिबिलिटी बनती है कि हमें आगे चलकर या उसी समय प्रेजेंट में भी कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़े। अब उसके बाद जो नेक्स्ट नेचर है वह है अपोजिंग इंटरेस्ट। अपोजिंग इंटरेस्ट का क्या अर्थ है कि यदि यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं या एक ग्रुप में दो मेंबर्स हैं, तो यदि एक ग्रुप का एक इंटरेस्ट है तो दूसरे वाले का जो इंटरेस्ट है वो उससे अपोजिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि एक ग्रुप में एक मेंबर है, उसका इंटरेस्ट है चाय पीने का, दूसरा जो मेंबर है उसका जो इंटरेस्ट है आइसक्रीम खाने का, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों के इंटरेस्ट के जो एरियाज़ हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। चलो, यदि एक व्यक्ति का चाय पीना प्रेफर करता है, दूसरा भी चाय या कॉफ़ी पीना प्रेफर करता है, तो हो सकता है हम एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में कुछ चीज़ें ऐड कर दोनों के जो इंटरेस्ट हैं उन्हें पूरा कर दें। लेकिन चूंकि एक का जो इंटरेस्ट है, उसकी जो नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट है, दूसरे के बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो यहाँ पर यह बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि आप दोनों के इंटरेस्ट को एक साथ फुलफ़िल कर सकें। तो जब ग्रुप्स के बीच में अपोजिंग इंटरेस्ट हो या ग्रुप के मेंबर्स के बीच में अपोजिंग इंटरेस्ट हो, तो उस कंडीशन में हम लोगों को आगे चलकर कॉन्फ्लिक्ट की सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद परसीव्ड डिप्राइवेशन। परसीव्ड डिप्राइवेशन का कॉन्सेप्ट हमारे रिसोर्स एलोकेशन से संबंधित है। परसीव्ड डिप्राइवेशन का क्या अर्थ है कि एक ग्रुप या ग्रुप के कुछ मेंबर ये परसीव करते हैं कि हमें जो रिसोर्सेज हैं वो कम दिए गए, हमारे पास हमें जितना ज़रूरत थी, हमें जितना मिलना चाहिए था, हमें उतने रिसोर्सेज नहीं दिए गए, तो हमारे अंदर डिप्राइवेशन की फीलिंग है। जैसे सोसाइटी में हो सकता है एक ग्रुप या एक उस सोसाइटी का एक सबसेक्शन ये कहे कि हम यहाँ पर डिप्राइव्ड ग्रुप के मेंबर हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज का एक्सेस है, जो रिसोर्सेज को पाने की क्षमता है, पॉसिबिलिटी है, वो कम है, हमें रिसोर्सेज से दूर कर दिया गया है। तो ऐसा अगर हमारे अंदर परसेप्शन है तो उस कंडीशन में वह ग्रुप या वो ग्रुप के मेंबर्स जिनके अंदर डिप्राइवेशन की फीलिंग है, वो पॉसिबल है आगे चलकर एक कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दें और एक कॉन्फ्लिक्ट के कंडीशन को उत्पन्न करके ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करें। हम लोग यहाँ पर जब डिप्राइवेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो उसके साथ हमें रिलेटिव डिप्राइवेशन के कॉन्सेप्ट को भी समझना होगा कि जब हम डिप्राइवेशन का परसेप्शन करते हैं तो हम पहले एक रेफरेंस ग्रुप कि हम किसके रिलेटिवली डिप्राइव्ड फील कर रहे हैं, यह भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ जैसा हम लोगों ने शुरू से ही इस चर्चा में किया था कि कॉन्फ्लिक्ट को आप कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी सोसाइटी में आपने देखा होगा कि जो आपकी हिस्ट्री है वो पूरी तरीके से आपके कॉन्फ्लिक्ट के एग्जाम्पल्स से भरी हुई है। तो आप देखेंगे कि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस आते हैं जहाँ पर आप सोसाइटी में डिफरेंट सोसाइटी के सेक्शंस के बीच में, यदि आप ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारी केस स्टडीज़ आप पाएंगे जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस में एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ, एम्प्लॉयज़ का मैनेजर्स के साथ, मैनेजर्स का सीनियर मैनेजर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ का एम्प्लॉयर्स के साथ, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हैं जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुए और उन कॉन्फ्लिक्ट के बहुत सारे नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस आए। कई ऐसे आप उदाहरण देखेंगे जहाँ पर किसी न किसी व्यक्ति को उस ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो मैनेजर की भूमिका अदा कर रहा हो या एक जो कॉमन एम्प्लॉयज़ हैं उसकी भूमिका अदा कर रहा हो, उन सभी को इन डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से बहुत सारी हानि का और कई बार अपने धन, शारीरिक और मानसिक हानि का सामना करना पड़ा है।
अब हम देखते हैं कि जब इतनी लंबी हिस्ट्री हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट की है, तो किस प्रकार हम इस हिस्ट्री का उपयोग कर सकते हैं जो आज एग्जिस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हमारी सोसाइटी में या ऑर्गेनाइजेशन में है, तथा या फ्यूचर में हम किस तरीके से फोरकास्ट कर सकते हैं कि यदि आज इस तरह की परिस्थिति है तो कुछ समय बाद इस तरह के स्पेसिफिक कॉन्फ्लिक्ट्स हमें फेस करने पड़ सकते हैं। तथा हम यह भी जान सकते हैं कि किस किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में हमसे पहले हिस्ट्री में किस किस तरह के सॉल्यूशंस को प्रपोज किया गया और वो जो सॉल्यूशंस हैं उनके क्या क्या आउटकम आए, लॉन्ग टर्म में उनके क्या इन्फ्लुएंसेस हुए, शॉर्ट टर्म में उनका क्या इन्फ्लुएंस हुआ। ये जो हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, यह हमें कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्सेप्ट को तथा कॉन्फ्लिक्ट के रिजोल्यूशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब हम यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट के एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। वह डिस्कशन क्या है? थ्रेशोल्ड ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट। आप देखेंगे कि इस टॉपिक से ऊपर हमने जितने भी टॉपिक्स के ऊपर चर्चा की, उन सभी में कहीं ना कहीं एक नेचुरल इंक्लिनेशन था किसके लिए? कॉन्फ्लिक्ट के लिए। लेकिन यदि मैं आर्ग्यू करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि डिसएग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कॉन्फ्लिक्ट को उत्पन्न करे। हमेशा हर डिसएग्रीमेंट कॉन्फ्लिक्ट को उत्पन्न नहीं करता है। हर कंपैटिबिलिटी इशू भी कॉन्फ्लिक्ट को उत्पन्न नहीं करता है। हमेशा रिसोर्स एलोकेशन यदि हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। लेकिन फिर कॉन्फ्लिक्ट किन परिस्थिति में होगा? तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि ये जो सब भी परिस्थितियाँ हैं, चूँकि बहुत ही नेचुरल हैं और उन्हें आप कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, तो क्या होगा कि एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड होगा, एक सीमा है। जिस सीमा तक यदि डिसएग्रीमेंट है तो हम लोग उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, हम लोग एडजस्ट करेंगे, हम लोग उसको एकोमोडेट कर देंगे। लेकिन यदि इस सीमा से बाहर गया तो अब क्या होगा? अब कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, और थोड़ा आगे गया तो अब कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो यदि आप देखेंगे कि यदि कोई कहे कि हाँ, आपके या व्यक्ति ए और व्यक्ति बी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, या ग्रुप ए और ग्रुप के बी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, और आप उनसे डिस्कशन करते हैं, तो लोग कहते हैं कि हमने बहुत सहा, बहुत लंबे समय तक हम सहते रहे, लेकिन अब हद हो गई, अब नहीं सहा जाएगा, इसीलिए हम लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट किया, या कहेंगे कि इसीलिए अब हमारा उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट है। अर्थात हम इन सभी जो ये नेचर है कॉन्फ्लिक्ट का, इसको कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट, ट्रांसफॉर्म होने के लिए हमें एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को पास करना होता है। जब तक हम उस थ्रेशोल्ड को पास या पार नहीं कर लेते हैं, तब तक हम लोग ये नहीं कहते हैं कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे ही वो थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है, उसके बाद हम लोग एक कॉन्फ्लिक्ट का सामना करते हैं। अब यहाँ ये जो थ्रेशोल्ड है, क्या इसकी कोई निश्चित सीमा है? ऐसा भी नहीं है, या किसी स्कॉलर ने या लिटरेचर में आप ऐसा नहीं पाएंगे कि ये एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड है, इसके ऊपर जैसे ही डिसएग्रीमेंट या इनकम्पैटिबिलिटी या परसेप्शन ऑफ थ्रेट या ऐसा कुछ भी अगर होता है तो आप कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज होंगे। यह पर्सन टू पर्सन, कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट, सिचुएशन टू सिचुएशन, इशू टू इशू वेरी करता है कि आपका डिसएग्रीमेंट है वो किस टॉपिक को लेकर है, किस पॉइंट को लेकर है, किस आइडियोलॉजी को लेकर है, या आपके जो इनकम्पैटिबिलिटी या जो परसेप्शन ऑफ थ्रेट है वो किस व्यक्ति से है, किस पॉइंट ऑफ व्यू पर है, किस चीज़ को लेकर आपको थ्रेट फील हो रही है। यदि आपको लगता है कि ये जो चीज़ है जिसके लिए मेरा परसेप्शन ऑफ थ्रेट है ये मेरे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा? आपको यदि कम भी थ्रेट होगा तो भी आप कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होंगे। क्यों? क्योंकि यदि किसी भी तरीके से कुछ हद तक भी उसने यदि मुझसे ये चीज़ ली तो क्या होगा? अब वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज हो जाऊंगा। लेकिन अगर मेरा परसेप्शन ऑफ थ्रेट है, लेकिन किस चीज़ को लेकर कि ठीक है, ये व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा इस वस्तु को मुझसे हो सकता है ले ले,
वो वस्तु मेरे लिए भी कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है या मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो थ्रेट का परसेप्शन है, उसका जो थ्रेशोल्ड है, मैं उसे और एक्सटेंड कर दूँ। लेकिन यहाँ जो बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए, वह यह है कि हमें हमेशा उस थ्रेशोल्ड को हमेशा आइडेंटिफाई, एग्ज़ामिन और इवैल्यूएट करते रहना होगा कि क्या ये जो डिसएग्रीमेंट्स हमारे ग्रुप्स में हो रहे हैं या जो इश्यूज़ हमारे ग्रुप में हो रहे हैं, क्या ये इस लेवल तक जा रहे हैं कि अब ये कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट या ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, या ये विद इन ग्रुप के डायनामिक्स हैं, प्रोसेस हैं और ये ग्रुप के फंक्शनिंग के साथ साथ आते और जाते रहेंगे। तो यदि हम ठीक से फोरकास्ट करें कि ये थ्रेशोल्ड है, तो हम प्रिवेंशन के तौर पर भी अपने ग्रुप के कॉन्फ्लिक्ट के रिजोल्यूशंस को पहले से प्लान कर सकते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट के अर्थ और उसकी प्रकृति को समझने के बाद हम लोग कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं और इन डेफिनेशंस के माध्यम से हम लोग इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट या ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर रोलॉफ ने एक डेफिनेशन दी ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए और उन्होंने कहा अकर्स, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट अकर्स कब होता है ये, जब मेंबर्स और ग्रुप के किस चीज़ में एंगेज होते हैं, एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं जो इनकम्पैटिबल हों, किसके साथ, उनके कलीग्स के साथ, उनके बाकी ग्रुप मेंबर्स के साथ, विद इन दियर नेटवर्क, उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, बाकी मेंबर्स ऑफ दियर कलेक्टिविटीज़, कोई भी ऐसा कलेक्शन, ग्रुप, अनएफिलिएटेड इंडिविजुअल्स who utilize the services of product of the organization। अर्थात जब भी कॉन्फ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट कब अकर हो सकता है, जब किसी भी तरह से कोई एक ग्रुप का मेंबर या मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप के कुछ मेंबर्स ऐसे इनकम्पैटिबल बिहेवियर्स में एंगेज होते हैं जो बाकी ग्रुप मेंबर्स के, बाकी और जो आपके कस्टमर्स हैं या बाकी और जो जुड़े हुए लोग हैं, उनका और आपका बिहेवियर इनकम्पैटिबल हो, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अब हमें ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट को फेस करना होगा। उसके बाद एक और डेफिनेशन दी कविता सिंह ने। इन्होंने कहा कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ डिसएग्रीमेंट। यहाँ पर इनकम्पैटिबिलिटी का पहले डिस्कशन हुआ पहली डेफिनेशन में। इस डेफिनेशन में ये जो फोकस कर रहे हैं, ये किसके बारे में, डिसएग्रीमेंट, किसके बीच में, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़, दो या दो से ज़्यादा ग्रुप, दो या दो से ज़्यादा डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, जो परसीव करते हैं कि वो इनकम्पैटिबल कंसर्न रखते हैं। अर्थात उनके जो इश्यूज़ हैं, उनके जो डिस्कशन के पॉइंट हैं, उनकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो कैसे हैं, एक दूसरे से इनकम्पैटिबल हैं। तो यहाँ पर हमने इन डेफिनेशंस के माध्यम से ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट के अर्थ को समझने का प्रयास किया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं या किन किन प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट हम ऑर्गेनाइजेशंस में फेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो कैटेगराइजेशन समझ रहे हैं वह किसके ऊपर बेस्ड है, इफ़ेक्ट के ऊपर। अर्थात यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसके क्या क्या आउटकम्स होंगे, क्या क्या इन्फ्लुएंसेस होंगे। तो उसमें पहला जो टाइप है वो है फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा है डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। तो फंक्शनल हम किसे कहते हैं, फंक्शनल हम उसे कहते हैं जब कोई चीज़ सुचारू रूप से चल रही हो, वो जिस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनी है, जिस कार्य को पूर्ण करने के लिए बनी है, तो हम क्या कहते हैं, फंक्शनल। या जैसे कोई मशीन हमारे पास है जिसका एक स्पेसिफिक कार्य है, जब तक वो मशीन सुचारू रूप से उस कार्य को कर रही है हम क्या कह रहे हैं, फंक्शनल है। जब वो मशीन सुचारू रूप से जिस काम के लिए बनी है वो काम को नहीं कर रही है तो हम क्या कहते हैं, अब ये मशीन डिसफंक्शनल है, अर्थात ख़राब हो गई है। तो इसी प्रकार कॉन्फ्लिक्ट में ये जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स के जो आउटकम्स होते हैं वो आपके ग्रुप के फंक्शंस को इम्प्रूव करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में आपकी हेल्प करते हैं। जो दूसरे तरह के हैं डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, वो क्या रेस्पॉन्स करेंगे, उनके क्या आउटकम्स आएंगे कि वो आपके ग्रुप की परफॉर्मेंस को कम कर देंगे।
आपके ग्रुप जिस चीज़ को अचीव करना चाहता है उस अकम्पलिशमेंट में डिफरेंट बैरियर्स क्रिएट करेंगे, और हो सकता है कि हमारा ग्रुप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अकम्पलिश ना कर पाए। किसकी वजह से? इन डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। अब यहाँ पर ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि किस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट फंक्शनल हो सकते हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट जो अपने नेचर में कंस्ट्रक्टिव हो, अर्थात मेरा आपके साथ डिसएग्रीमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन ये कोई पर्सनल लेवल पर नहीं है। मैं कंस्ट्रक्टिव वे में आप जिस चीज़ को आज मानते हैं, मैं आपको उस चीज़ के लिए बदलना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में आगे चेंजेस होंगे, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होंगे, उस समय के लिए हमें आज से ही अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को प्रिपेयर कर देना चाहिए। हमें अभी से प्रिवेंटिव कुछ मेथड्स ऐसे लेने चाहिए कि जैसे ही टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इनकॉर्पोरेट हों, हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो। तो यहाँ पर जो मेरा कॉन्फ्लिक्ट है उन लोगों से जो आज ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस इनकॉर्पोरेट नहीं करना चाह रहे हैं, वो क्यों है? कंस्ट्रक्टिव मैनर में है। तो यदि यहाँ पर हम लोग उस कॉन्फ्लिक्ट का आउटकम देखें, रिजोल्यूशन जब करें, तो पाएंगे कि इस कॉन्फ्लिक्ट के रिजोल्यूशन से हमारा जो ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी फंक्शनिंग अच्छी हो गई। उसी के साथ साथ यहाँ पर हमारा जो फोकस होता है वो कैसा है? हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो आप देखेंगे कि कई बार आपके फैमिली मेम्बर्स जैसे माता पिता के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो माता पिता हैं वो जो आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, बार बार आपको टोका टाकी कर रहे हैं, जो उनका इंटेंशन है वो क्या है कि आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाए। तो उस परिस्थिति में जो इन कॉन्फ्लिक्ट्स के आउटकम होंगे वो क्या होंगे? आपकी परफॉर्मेंस आगे बेहतर होगी। उसी के साथ साथ जैसे डिस्कशन और डिबेट, जब आप कुछ डिस्कशन करते हैं कोई या डिबेट करते हैं, तो आप देखते हैं कि एक दूसरे के साथ इनकम्पैटिबिलिटी के इश्यूज़ होते हैं, डिसएग्रीमेंट होते हैं, हो सकता है कि परसेप्शन ऑफ थ्रेट भी हो कि जो ये कह रहा है उससे कुछ नुकसान हो जाएगा। लेकिन जब तक हम लोग इस डिस्कशन को, डिबेट को कंस्ट्रक्टिव वे में करते हैं, तो उसके बाद हमारा जो ग्रुप है उसको अपने परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। लेकिन अब डिसफंक्शनल्स कैसे होते हैं? जब जिनका फोकस किसी कार्य को करने में सहायता करना ना हो, बल्कि यदि कोई कार्य सुचारू रूप से चल भी रहा है तो उसमें अवरोध पैदा करना हो। जैसे यदि 4 लोग मिलकर किसी एक कार्य को कर रहे हैं, तो अब कोई आए और उसमें कॉन्फ्लिक्ट को उत्पन्न करे कि नहीं देखो, इसने तुमसे कम काम किया लेकिन तुमसे ज़्यादा सैलरी मिली, या मुझे ऐसा लगे कि नहीं ये मुझसे कम काम कर रहा है, इसको ज़्यादा सैलरी मिल रही है, तो अब हम दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जिसका पर्पस सिर्फ ये है कि मुझे इससे ज़्यादा सैलरी चाहिए या मुझे इससे ज़्यादा रिकॉग्निशन चाहिए। तो ये जो नेचर है, बाय नेचर मेरा डिस्ट्रक्टिव है। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में मैं अगर लड़ूंगा या बस मुझे लगता है कि मुझे भी वहाँ पे उस पोजीशन में होना चाहिए, जबकि मैं वहाँ पर अपने आप को जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो जो मेरा नेचर है वो डिसफंक्शनल है। तो इस तरह के जो डिस्ट्रक्टिव या डिसफंक्शनल जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उनसे ग्रुप की परफॉर्मेंस कम होती चली जाती है, और जो परफॉर्मेंस है उनमें डिफरेंट बैरियर्स का आपको सामना करना पड़ता है। अब जो नेक्स्ट टाइप है कॉन्फ्लिक्ट का, वह है टास्क कॉन्फ्लिक्ट। टास्क कॉन्फ्लिक्ट में जो हमारे डिसएग्रीमेंट या इनकम्पैटिबिलिटी के इश्यू होते हैं, वो टास्क के कंटेंट तथा टास्क का जो ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव का जो अकम्पलिशमेंट का जो आइडिया है, उससे रिलेटेड होते हैं। अर्थात अब यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव्स को लेकर डिसएग्रीमेंट है हम लोगों के बीच में, या टास्क के जो कंटेंट हैं, ओके इस वाले टास्क में हमको टास्क के सब सेक्शंस हैं, सब सेक्शन ए, सब सेक्शन बी, सब सेक्शन सी, ये हमें करने हैं। या एक एग्जांपल के लिए ले कि यदि हमें एक असाइनमेंट कंप्लीट करने का टास्क मिला है, तो असाइनमेंट कंप्लीट करने के जो कुछ सब सेक्शंस हैं, जैसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना है, डेटा कलेक्शन करना है, तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ तो हमारा डिसएग्रीमेंट है ही, उसके कंटेंट्स को लेकर भी डिसएग्रीमेंट है। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? टास्क रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट या टास्क कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। जैसा कि नेम से ही क्लियर है कि रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट में जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है या जो कॉन्फ्लिक्ट का एरिया है, पर्सपेक्टिव है, वो क्या है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप
को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, एक दूसरे के साथ जो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट। प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट में हम लोगों के जो डिसएग्रीमेंट, कंपैटिबिलिटी जो इश्यूज़ हैं वो किस चीज़ को लेके हैं कि किस प्रकार हम इस कार्य को पूरा करेंगे। अर्थात प्रोसीजर को लेकर हम लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट है, कंपैटिबिलिटी इशू हैं, डिस्कशन है, थ्रेट का परसेप्शन है, या हमें लगता है कि इस कार्य को इस तरीके से ना करके किसी और तरीके से करना चाहिए। आप फैमिली में भी देखते हैं, जब कोई कार्य करना होता है तो डिफरेंट जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट तरीका बताते हैं कि नहीं, इस काम को आपको ऐसा करना चाहिए, इस काम को ऐसा करना चाहिए। तो यहाँ पे जो डिसएग्रीमेंट है वो टास्क को लेकर नहीं है। ये नहीं कहा जा रहा है कि इस ऑब्जेक्टिव को हमें अचीव करना है। यहाँ क्या फोकस है कि इस ऑब्जेक्टिव को आपको किस प्रकार से अचीव करना है, या इस गोल को आपको किस प्रकार से अकम्प्लिश करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट हैं उसके जो डिफरेंट टाइप्स पॉसिबल हो सकते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया। अब हम लोग आगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ बुक्स में यहाँ पर इन्हें भी इन लेवल्स को भी टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के रूप में ही परिभाषित किया गया है। यहाँ पर चाहे आप उन्हें स्तर कहें या टाइप कहें, दोनों का जो मीनिंग है वो समहाउ सिमिलर ही है। तो यहाँ पर जो पहला है वो है इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट आप किसे कहते हैं? जब एक व्यक्ति का अपने ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो, मेरा मेरे ही साथ, मेरा मेरे ही ऑब्जेक्टिव्स के साथ, मेरा मेरे ही एम्स के साथ, या मेरे दो एम हों उनके बीच में कोई कंपैटिबिलिटी के इश्यूज़ हों, या मेरा जो एम है और जो मेरा बिहेवियर पैटर्न है उसके बीच में डिसएग्रीमेंट हो, उसके बीच में डिसोनेंस हो, उसके बीच में कंपैटिबिलिटी के इश्यूज़ हों। तो ये कौन सा है जो विदिन है? वो है इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल अर्थात एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ, इंटरपर्सनल दो व्यक्तियों का हो सकता है। एक ग्रुप में यदि 4 लोग हैं तो उन चारों का आपस में जो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है उसे हम कहते हैं इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। फिर इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट में किस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट आते हैं? जो उस ग्रुप के विदिन कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उस ग्रुप के अंदर के अपने जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, या एक डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के अंदर एज ए ग्रुप जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे हम इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। उसके बाद इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट का अर्थ है जब एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो। यदि हम इसे ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो जैसे यदि एक डिपार्टमेंट है, दूसरा डिपार्टमेंट है, इन दोनों डिपार्टमेंट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। जैसे मार्केटिंग का एक डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, एक डिज़ाइन का डिपार्टमेंट है। वो जो मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट के लोग हैं उनका कॉन्फ्लिक्ट है डिज़ाइन वाले लोगों के साथ और प्रोडक्शन वाले लोगों के साथ, कि जब हम सेल करते हैं तो जो हम डेडलाइन देते हैं किसी भी प्रोडक्ट को डिलीवर करने की, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट उस समय तक वो प्रोडक्ट तैयार नहीं करके देता है। तो इस वजह से हमारी जो सेल्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं, या वो जो प्रोडक्शन यूनिट है वो इस तरह के प्रोडक्ट हमें सेल कर बना के देता है जिसके अंदर डिफेक्ट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हैं। उसी के साथ हो सकता है जो प्रोडक्शन वाला डिपार्टमेंट है उसका डिज़ाइनिंग वाले डिपार्टमेंट के साथ कुछ इश्यूज़ हों कि ये जिस तरह के डिज़ाइन हमें बना के देते हैं वैसे प्रोड्यूस करने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, या इनके जो डिज़ाइन है उसको एज इट इज़ करना, या ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हमें डिज़ाइनिंग में चेंज करके दे देते हैं, जिससे हमारा जो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है, उसमें बार बार चेंजेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इन चारों ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट के लेवल्स को या टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस किया। अब हम लोग आगे कॉन्फ्लिक्ट को एज ए प्रोसेस, जैसा हम लोगों ने शुरू से डिस्कस किया है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है ये क्या है, ये एक ओवरऑल प्रोसेस को कवर करता है। ये एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट एक स्टेट है कि बस हुआ ख़त्म हो गया, सडनली बस हुआ होगा ख़त्म हो गया होगा, या कॉन्फ्लिक्ट है
सॉल्यूशन मिला, इरेज हो गया। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये धीरे धीरे डेवलप हुआ होगा एक प्रोसेस की तरह, एक थ्रेशोल्ड को उसने क्रॉस किया होगा, फिर उस कॉन्फ्लिक्ट के कुछ इफ़ेक्ट हुए होंगे, फिर हमने कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इम्प्लीमेंट किया होगा, उसके बाद उसका सॉल्यूशन हमें मिला होगा, और उसके बाद धीरे धीरे वो कॉन्फ्लिक्ट काम डाउन होता चला गया होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसी प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट के प्रोसेस को समझते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट के इस प्रोसेस को जो प्रपोज किया वो क्या, रॉबिन्स एंड तिमोथी ने। तो हम इनके प्रोसेस को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन्होंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट के प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेज वो किससे रिलेटेड है, वो सोर्सेज और कॉजेज़, कॉन्फ्लिक्ट के क्या क्या सोर्सेज और कॉजेज़ हो सकते हैं उससे रिलेटेड है। तो उन्होंने इस स्टेज 1 को नाम दिया पोटेंशियल अपोजिशन और इनकम्पैटिबिलिटी। अब इसके अंदर उन्होंने 3 लेयर्स बताए या 3 डायमेंशंस, 3 सेक्शंस बताए। तो जो पहला सेक्शन उन्होंने बताया वो बताया कम्युनिकेशन, जो सेकंड उन्होंने बताया वो बताया स्ट्रक्चर, थर्ड उन्होंने बताया पर्सनल वेरिएबल। अब यहाँ पर किस प्रकार से ये तीनों अलग अलग सोर्स जनरेट कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट के लिए, अब हम लोग उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जैसे है कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन किस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट रेज कर सकता है या कॉन्फ्लिक्ट को जनरेट कर सकता है। कम्युनिकेशन में हमें क्या करना होता है कि एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और वो इन्फॉर्मेशन एक एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉय तक या एक ग्रुप मेंबर से दूसरे ग्रुप मेंबर तक कन्वे की जाती है, वो ट्रांसफ़र होती है इन्फॉर्मेशन। उस ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन में आप रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ या वो जो टास्क है क्या कंप्लीट करना है, कैसे कंप्लीट करना है, इसकी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जी कम्युनिकेशन का जो स्ट्रक्चर है, पैटर्न्स है, उसमें बैरियर्स हों, उसमें कुछ बायसनेस हों, और फॉर एग्ज़ाम्पल एक इन्फॉर्मेशन जिस प्रकार से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, एक एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉय को जिस तरीके से कन्वे होनी चाहिए, जो सेम मैसेज कन्वे होना चाहिए, उसमें फ़ेल हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमें कॉन्फ्लिक्ट का आगे सामना करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी एक अपने जूनियर से कहा कि आपको टास्क ए करना है, लेकिन मेरा जो मैसेज था वो क्लियरली मेरे जो जूनियर है उस तक नहीं पहुंचा, उसको लगा टास्क बी करना है। तो उस कंडीशन में जब बाद में ये परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, इवैल्यूएशन होगा, तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना मेरी एरर है ना ही सामने वाले की एरर है। किस चीज़ की एरर है? कम्युनिकेशन की एरर, क्योंकि जो वो मैसेज था वो क्लियरली मैसेज कन्वे नहीं हो पाया। जो दूसरा है वह है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में? उसका साइज़, उसकी हायरार्की, उसके पोजीशंस, उसकी डेजिग्नेशंस। तो आप देखेंगे कि यदि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट ना हो, जैसा उसका टास्क हैं, जैसा उसका ऑब्जेक्टिव्स हैं, या स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हों, तो उस कंडीशन में आपको उस बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर, सिर्फ स्ट्रक्चर के कारण ही बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को सामना करना पड़ता है। उसमें बहुत ज़्यादा हायरार्कीज़ हैं। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपको अपनी प्रॉब्लम अपने सीनियर तक या उस व्यक्ति तक जो उसको सॉल्व कर सकता है उस तक पहुंचानी है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, अपने ग्रीवियंसेस को, अपनी प्रॉब्लम्स को वहां तक पहुंचाने का, उसमें बहुत सारी हायरार्कीज़ हैं। या जो हायरार्की पे जो लोग बैठे हुए हैं उनकी जो पोजीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। तो आप देखेंगे कि प्रॉब्लम तो बाद में सॉल्व होगी, लेकिन आपको एक और प्रॉब्लम फेस करनी है कि आप अपनी प्रॉब्लम को किस तरीके से आगे पुट करें या आगे शेयर करें। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी बहुत सी बार, या हमारा जो लीडरशिप स्टाइल है, हमारा मैनेजमेंट का स्टाइल है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, वो भी कई बार बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को जनरेट करता है। नेक्स्ट है पर्सनल वेरिएबल।
पर्सनल वेरिएबल कौन कौन से होते हैं? वो जो व्यक्ति से जुड़े हुए होते हैं, जैसे मेरी क्या लाइकिंग है, मेरे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेरे क्या एम्स हैं, मेरा क्या आगे फ्यूचर प्लान्स है, मेरी क्या पर्सनैलिटी है, मेरे क्या आइडियोलॉजी है। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्ति एम्प्लॉयज़ से जुड़ी हुई हैं, उसके पर्सनल वेरिएबल्स हैं। तो ये वेरिएबल्स भी बहुत सी बार आगे चल के एक सोर्स को जनरेट करते हैं जो आगे चलकर ट्रांसफॉर्म हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट के फॉर्म में। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी लाइकिंग, मेरी आइडियोलॉजी, मेरी पर्सनैलिटी, दूसरे व्यक्ति की पर्सनैलिटी, ये सब कारण बन सकते हैं किस तरह का? एक ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि स्टेज 1 में किसके बारे में डिस्कशन किया गया है? पोटेंशियल सोर्सेस के बारे में कॉन्फ्लिक्ट के। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेज पर ट्रांसफ़र होते हैं। तो जो नेक्स्ट स्टेज है वो क्या है? स्टेज 2। अब स्टेज 2 में उन्होंने क्या डिस्कशन किया? कॉग्निशन का। एंड पर्सोनिफिकेशन। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी? इसमें इंक्लूड होगा परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट और फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट। अब ये किस प्रकार से डिफरेंट है? जैसे पहले परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट। परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट का क्या अर्थ है? अवेयरनेस या परसेप्शन, किस चीज़ को लेके? कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे मुझे ये अवेयरनेस है किस चीज़ को लेकर कि ये पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या ये पॉसिबल सिचुएशन आगे चल के कॉन्फ्लिक्ट में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो यहाँ पे क्या परसेप्शन हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट का, या जैसे मुझे लगता है कि ओके हो सकता है ग्रुप ए और ग्रुप बी में आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट हो, मैं परसीव कर रहा हूँ, एक फ्यूचर फोरकास्ट कर रहा हूँ। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर क्या होगा? इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, अर्थात यहाँ पर अब मैं परसीव करने के साथ साथ जो मेरा कॉन्फ्लिक्ट है उसे एक्सपीरियंस भी करूँगा। तो यहाँ पर क्या क्या मेरा आ जाएगा? इन्वॉल्वमेंट। किस तरह का? इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। और जब हम इमोशनली किसी चीज़ में इन्वॉल्व होंगे, फील करेंगे उस कॉन्फ्लिक्ट को, तो क्या क्या आउटकम्स होंगे? जैसे एंजाइटी होगा, स्ट्रेस होगा, चिड़चिड़ापन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। तो ये सब किस कंडीशन में आएगा? फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट में। अब ये परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट से आगे की एक स्टेज में ट्रांसफ़र हो चुका है। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या क्या अभी तक डिस्कस किया? स्टेज 1 जो कि कॉजेज़ हैं, दूसरा है कॉग्निशन कि किस प्रकार से हम लोग उस कॉन्फ्लिक्ट को परसीव कर रहे हैं, वो परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट है, या हम उसे फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो उसी स्टेज में है। तो सेकंड स्टेज हमारे कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर रही है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड स्टेज पर। तो यहाँ पर जो थर्ड स्टेज है वह है इंटेंशन रिलेटेड। अब इन्होंने यहाँ पर इंटेंशंस में कुछ तरह के इंटेंशंस बताए। जैसे उसमें जो इन्होंने बताया इंटेंशन, पहला है कंपीटिंग, अर्थात अभी जो स्ट्रेस कॉन्फ्लिक्ट है और इसका जो हम सॉल्यूशन चाहते हैं या जो इसके पीछे इंटेंशन है वो कैसा है? कंपीटिंग। कंपीटिंग किस तरीके का होता है? जब हम लोग दो या दो से ज़्यादा लोग और एक दूसरे की नीड्स को और एक दूसरे के इंटरेस्ट को हम जब सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, जब हमें लगता है कि हमारी नीड है, अब हमें इस नीड को सेटिस्फाई करना है और दूसरे की नीड का हम ज़्यादा कंसिडरेशन नहीं करते हैं, कंपीट करते हैं अपनी नीड्स, अपने इंटरेस्ट को दूसरे की नीड, दूसरे के इंटरेस्ट के साथ। दूसरा उन्होंने बताया वो है कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिंग में क्या क्या आता है? जब हमारे पास
जो कम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव है ये उसके अपोजिट होता है। यहाँ पर हम लोग कम्पीट ना कर कर जो हमारा पर्सपेक्टिव हो वो कैसा है, कोलैबोरेट करने का। तो यहाँ वाली कंडीशन में क्या होगा कि हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर हमारे ग्रुप में 3, 4, 5 या 5 एलिमेंट हैं तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा नीड को हम कोलैबोरेटिव फॉर्म में सेटिस्फाई करें। जो अब होगा थर्ड है अवॉइडिंग। इस वाले इंटेंशन में क्या करते हैं हम लोग, इस वाले इंटेंशन में हम लोग अवॉइड करते हैं किसको, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने का प्रयास करते हैं। हम क्या कोशिश करते हैं, उसको सप्रेस करने का प्रयास करते हैं, इग्नोर करने का प्रयास करते हैं। तो अवॉइडिंग में जैसे किसी कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर करना, सप्रेस करना, उस पर ध्यान न देना, इस तरह के इंटेंशंस इंक्लूड होते हैं। उसके बाद अवॉइडिंग के बाद है अकोमोडेटिंग। अकोमोडेटिंग में क्या आता है कि जहाँ पर हम लोग जो दूसरे के इंटरेस्ट हैं, अदर्स के, बाकी लोगों के, उनके इंटरेस्ट, उनके एरियाज़, उनके परसेप्शंस को भी अकोमोडेट करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद फिफ्थ है कॉम्प्रोमाइजिंग। कॉम्प्रोमाइजिंग किस सिचुएशन को कहते हैं हम लोग, जहाँ पर हम लोग किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ या किसी चीज़ का सेक्रीफाइस करते हैं, जहाँ पर हम लगता है ओके ठीक है हम लोग इन चीज़ों को यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट के पर्सपेक्टिव में या उसके सॉल्यूशन के पर्सपेक्टिव में। तो कॉमनली यहाँ पर हम लोग किसी एक चीज़ को इग्नोर ना करके अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर ले रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि ठीक है अगर ये नहीं मिल रहा है तो चलो ठीक है ये मत दीजिए, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, इस चीज़ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग इस इशू को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इन 3 स्टेजेस को डिस्कशन किया। अब हम लोग 4th स्टेज पर चलते हैं। 4th स्टेज पर उन्होंने क्या बताया, एक पार्टी का बिहेवियर और सेकेंड पार्टी का बिहेवियर या अदर बिहेवियर, अदर पार्टी का बिहेवियर। यहाँ पर क्या है कि जैसे एक व्यक्ति है उसने कोई एक्शन लिया तो दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, उसका कुछ रिएक्शन किया। तो यहाँ पर हम लोग बिहेवियरल कंपोनेंट, बिहेवियरल रेस्पॉन्सेस के बारे में इस स्टेज पर डिस्कशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है उसने कुछ कहा, किसी को कुछ मिसबिहेवियर किया, तो दूसरे वाला क्या है, दूसरे वाले ग्रुप ने भी उसके रिएक्शन में कुछ एक्टिविटी की या कुछ रिएक्शन किया। इसके बाद उन्होंने लास्ट स्टेज बताई, 5th स्टेज। इस 5th स्टेज में क्या डिस्कशन है, आउटकम। अब हम यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके आउटकम को डिस्कस कर रहे हैं। तो एक किस तरह का आउटकम हो सकते हैं, जो इंक्रीज करते हैं ग्रुप परफॉर्मेंस को। जो दूसरे तरह के आउटकम हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, जो डिक्रीज करते हैं ग्रुप की परफॉर्मेंस को। जैसा हम लोगों ने फंक्शनल और डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट के टाइप में पढ़ा, तो यहाँ पर इसी प्रकार से ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये 2 तरह के आउटकम्स या 2 तरह के एंड पॉइंट्स पर जा सकता है। एक ऐसा एंड पॉइंट जहाँ पर हमारी ग्रुप की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हुई, एक ऐसा एंड पॉइंट जहाँ पर हमारी जो ग्रुप की परफॉर्मेंस है वो कम हो गई। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस पूरे के पूरे प्रोसेस को एग्जाम्पल्स और इन स्टेजेस के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं उसके बारे में इस डिस्कशन को कंटिन्यू किया। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट के क्या क्या सोर्सेज या क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो पहला एक कॉज सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया वह है लिमिटेड रिसोर्सेज। हम लोगों ने शुरू से ही ये डिस्कस किया था कि कॉन्फ्लिक्ट के बहुत सी बार कौन कौन से कारक होते हैं कि जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो हम लोग उन रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करने के प्रोसेस में कॉन्फ्लिक्ट को जनरेट करते हैं। उसके बाद इम्प्रॉपर या डिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन, जैसा हमने इस प्रोसेस के स्टेज में भी देखा कि यदि जो कम्युनिकेशन है वो डिस्टॉर्टेड है, इम्प्रॉपर है, मैसेज ठीक से कन्वे नहीं हुआ तो उस स्टेज में भी कॉन्फ्लिक्ट आगे जनरेट हो सकता है।
उसके बाद टास्क की कैरेक्टरिस्टिक्स या इंटरडिपेंडेंस, जैसे म्यूचुअल डिपेंडेंस, जब एक व्यक्ति का कार्य पूरा करना ना होना किस पे डिपेंड करता है, दूसरे व्यक्ति पर, और दूसरे व्यक्ति का पहले व्यक्ति पर। तो म्यूचुअली दोनों लोग का काम, उनका जो टास्क है, टास्क का कंप्लीशन एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। सिंगल साइडेड डिपेंडेंस में एक व्यक्ति का कार्य दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड करता है, लेकिन वह व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड नहीं करेगा, सिंगल साइडेड। इनकम्पैटिबल ऑब्जेक्टिव्स, जब दो या दो व्यक्तियों के, दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनकम्पैटिबल हो, अर्थात एक साथ हम उन दोनों व्यक्तियों के, दोनों ग्रुप्स के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव ना कर सकते हो, उन दोनों के गोल्स को अकम्प्लिश ना कर सकते हो। फिर कॉमन रिसोर्सेज, यदि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो कॉमन है, सभी ग्रुप मेंबर्स को या सभी ग्रुप्स को उन्हीं कॉमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है, तो उस केस में भी कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। रोल कैरेक्टरिस्टिक्स, अर्थात ऑर्गेनाइजेशंस में आपको आपके रोल की कितनी क्लैरिटी है या वो एम्बिग्यूटी है कि आपको यही नहीं पता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो इस केस में भी क्या चांसेस हैं को आपको ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट को फेस करना पड़े। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांस या चेंजेस, सडनली कई बार बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आते हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि लोगों को अपने आप को चेंज करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना होता है। तो उस चेंजिंग के फेज़ में हम लोग बार बार कॉन्फ्लिक्ट को फेस करते हैं। उसके बाद परसेप्शन ऑफ इनजस्टिस, यदि एक ग्रुप या ग्रुप के कुछ मेंबर्स के अंदर ये परसेप्शन है कि हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन में इनजस्टिस हो रहा है, अनफेयर बिहेवियर हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोगों को आगे इसकी पॉसिबिलिटी है कि कॉन्फ्लिक्ट को आगे फेस करना पड़े। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन, यदि ऑर्गेनाइजेशन के एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ या कुछ एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर होता है, कुछ लोग उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद या एक थ्रेशोल्ड के बाद हम लोगों को आगे उस ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट को फेस करने की पॉसिबिलिटीज़ अधिक हो जाती है। उसके बाद एरर्स इन अप्रेजल या रिवॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, हर ऑर्गेनाइजेशन में जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वो उसके कार्य पूरा करने के प्रतिफल के रूप में कुछ ना कुछ चीज़ें डिमांड करता है या एक्सपेक्टेशन रखता है। तो यदि उसका जो परफॉर्मेंस का अप्रेजल है या जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो डिसफंक्शनल हो या उसमें बाइसनेस हो या गलतियां हों, एरर्स हों, तो उस कंडीशंस में एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट को फेस करना होगा। कल्चरल डाइवर्सिटी, आजकल के समय में डिफरेंट कल्चर से लोग मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक सेटिंग में कार्य करते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी की पॉसिबिलिटी होती है। तो कई बार ये कल्चरल डाइवर्सिटी जब एक्सेप्ट ना की जाए और उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएँ, तो उस कंडीशन में कई बार ऑर्गेनाइजेशन को आगे चलकर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करने की जो पॉसिबिलिटी है या ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉन्फ्लिक्ट होने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो आगे जाके बढ़ जाती है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट के अर्थ को समझा, उसके सोर्सेज को जाना और ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट के प्रोसेस को समझा। आज के इस लेक्चर में हम बस यही डिस्कशन करेंगे, हम अपना डिस्कशन यहाँ समाप्त करते हैं। आज के लेक्चर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।